उनके झूठ का सच। अवंतिका को पलंग के सिरहाने पर सिर टिकाकर सिसकते हुए ना जाने कितनी देर हो गई थी। वो लगातार आंसू बहाकर शांत होती, पर फिर कुछ ही देर में उसकी देह थर्राने लगती और आंखों से जार जार आंसू बहने लगते थे। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि अभय ऐसा कैसे कर सकते हैं। 20 साल का शादी का ये परिणाम है। मैंने कहाँ कमी की। बच्चे, घर परिवार और नाते रिश्तेदार सब तो पूरी तरह निभाया है। स्वयं कष्ट झेले, पर किसी को शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया। और और आज जब बच्चे बड़े होकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं और मेरी गृहस्थी स्थिर हो गई है, तो फिर मेरे जीवन में ये भूचाल क्यों? मेरे पत्नी धर्म निभाने में कहाँ कमी रह गई थी कि अभय को इस उम्र में? छी! उसे तो सोचकर भी घृणा आ रही थी। पर पर उसने सब अपनी आंखों से देखा था। आंखों देखा तो गलत नहीं हो सकता ना? फिर उसे लगता, नहीं, नहीं, अभय ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन बार बार वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता था। और फिर नीलू की वो झुकती पलकें और कपोलों की लाली सामने दिखाई देने लगती, तो एक बारगी अपमान और गुस्से से उसकी देह थरथराने लगती थी। नीलू की याद आते ही ना चाहते हुए भी वो वर्तमान से अतीत में चली गई। उसने नीलू को पहली बार कॉलेज के कंपाउंड में देखा था। साधारण नयन नक्श, दबी हुई रंगत, तले लगे हुए बालों को कसकर चोटी में समेटे और पुराने स्टाइल का सलवार कमीज पहने हुए सीनियर के बीच रुआसी खड़ी रैगिंग करवा रही थी। उसकी कंपकंपाती देह और बेबस आंखों ने अवंतिका के अंदर जाने कैसा भावना जगाई कि वह उस दिन खुद को रोक नहीं पाई और ढाल बनकर नीलू के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अनजान होते हुए भी ना जाने कौन से विश्वास के साथ वो भी उससे लिपट गई थी, मानो उनका जन्मों का रिश्ता हो। उस दिन अंकुरित हुई अवंतिका और नीलू की दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। सभी उन्हें सहेलियां नहीं, बहनें ही समझती थी। जहां नीलू साधारण शक्ल सूरत की निम्न परिवार से थी, वही अवंतिका का परिवार धनाढ्य था। पर यह अंतर कभी भी उन दोनों की दोस्ती के बीच नहीं आया, बल्कि अवंतिका के साथ ने नीलू को ग्रूम करके निखार दिया था। समय आने पर दोनों की शादियां अच्छे घरों में हो गई, पर शादी के बाद की व्यवस्था का भी उन दोनों की दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी दोस्ती हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे की सुख दुख की साथी थी। पर आज पहली बार अवंतिका को लगा कि सब छलावा था। वो ठग गई। उसने जिन पर स्वयं से ज्यादा भरोसा किया, उस सभी ने मिलकर उसके विश्वास की हत्या की थी। लेकिन क्या वो नीलू, जिसे कपड़े पहनने और बाल बनाने का भी सलीका नहीं था, वो नीलू जिसकी रंगत और उसकी खुद की रंगत के बीच रात दिन का अंतर है, उसके साथ अभय? नहीं, नहीं। उसने कड़वाहट के साथ विचार अधूरा ही छोड़ दिया और उठकर बेडरूम में लगे आदम कद दर्पण में खुद को देखने लगी। वो स्वयं को हर कोने से देख रही थी। रेशमी और घने बालों का स्थान रुखे और बिखरे बालों ने ले लिया था। कांतिहीन और मुरझाया हुआ चेहरा अपनी गाथा खुद कह रहा था। धसी हुई आंखें और उनके चेहरे के गड्ढे ये आभास भी नहीं दे रहे थे कि कभी वो आंखें अभय के लिए गहरी झील थी, जिसमें वो अक्सर खो जाते थे। माथे और गले की लकीरें उम्र की गिनती बता रही थी। उस पर मुड़ी और बदरंग हो गई साड़ी तो उम्र से 10-15 वर्ष अधिक दिखने के लिए काफी थे। आज जाने कितने दिन बाद उसने स्वयं को आईने में देखा था। ये मैं हूं? खुद से तृष्णा हो आई उसे। तभी सहसा उसकी सोच में नीलू का अक्स उभर कर उसके साथ दर्पण के सामने खड़ा हो गया और अनजाने ही वो अपनी तुलना उससे करने लगी। नीलू के बाल एक ऊंची पोनी में बंधे थे और बालों से हल्की सी मादक सुगंध आ रही थी। आंखों में चमक थी, जिसमें जीवन की सुरभि चमक रही थी, और रंगत उम्र के साथ सावली से गंदुमी हो गई थी। वो एक सादा सा गुलाबी सलवार कमीज पहनी थी, जिसका रंग
उसके शर्माते हुए गालों में अपना रंग भर रहा था। पर ये तो वही गुलाबी सलवार कमीज है जो नीलू उस दिन। ये ध्यान में आते ही वो वर्तमान में लौट आई और क्रोध से उसके आंसू निकल पड़े। वो सिसक ही रही थी कि सामने मेज पर रखा मोबाइल गनगनाने लगा। पता नहीं अब इस बड़ी दोपहरी में कौन है, वो बड़बड़ाती हुई उठी तो दर्द की एक तेज लहर उसके मस्तक में दौड़ गई। उसने घबराकर पलंग का किनारा पकड़ लिया और आवाज लगाई, राधा, अरे राधा, कहाँ है तू? आई दीदी, आप ठीक तो हो ना? राधा ने दर्द के कारण उसके चेहरे पर गिर आई कालिमा को देखते हुए पूछा। इससे पहले कि अवंतिका कोई जवाब देती, मोबाइल फिर से बजने लगा। अरे देख तो कौन है, नीलू दीदी है, बजने दे। तू जाकर तेल गरम करके ले आ और मेरे बालों में लगा दे, शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। और सुन, थोड़ी मेहंदी भी भिगो देना। पर वो नीलू दीदी, तू छोड़ उसे और जो कहा है वो कर। अवंतिका का लहजा सख्त था। मुझे अभय वापिस चाहिए, मैं हारूंगी नहीं, और वो भी नीलू से कभी नहीं। राधा तेल और फिर मेहंदी लगाकर चली गई। अपने पुराने रूप को याद करते हुए अनायास ही उसके हाथ मेहंदी ठीक करने के लिए उठे, पर दर्द के कारण ज्यादा देर बालों में नहीं रह पाए। वो आंखें बंद करके वही पलंग के किनारे बैठ गई तो उसे आभास हुआ कि उसकी पूरी देह दर्द से सराबोर थी। सहसा उसे ध्यान आया कि ऐसा तो कई महीनों से हो रहा है और वो इसके लिए अक्सर दर्द निवारक गोलियां का सहारा लेती है। मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मुझे हर समय दर्द बना रहता है और मेरा शरीर समय से पहले मेरा साथ छोड़ रहा है? कहीं अभय इसी कारण? इस विचार ने उसके अंदर खलबली मचा दी। उसने बिना समय गवाए तुरंत मीरा को फोन लगाया। मीरा उसकी स्कूल की सखी और शहर की नामी डॉक्टर थी। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मीरा ने 2 ही घंटे में फोन उठा लिया और हमेशा की तरह खनखनाती आवाज में कहा, बोल ब्यूटी क्वीन, आज कैसे याद किया? याद तो तुम्हें रोज ही करती हूँ, पर फोन आज काम से मिलाया है। बताओ जी, मैं नाचिज आपकी किस काम आ सकती हूँ? मीरा का स्कूल वाला नाटकीय अंदाज अभी तक कायम था। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है तो सोचा कुछ बेजिक चेकअप करवा लूं। मीरा ने विस्तार से उसकी दिक्कतों के बारे में पूछा और फिर कुछ जांच करवाने के बाद रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। उसके बाद तो दोनों स्कूल की यादों में हो गई। हिंदी की टीचर मिल्टन मैडम और फिर स्कूल भर में फैले अवंतिका की सुंदरता के किस्से और मजनुओं को याद करके दोनों बहुत देर तक हंसती रही। मीरा से बातें करके उसे बहुत हल्का लग रहा था। आज वो कई दिन बाद खुलकर हंसी थी। फोन रखने के बाद काफी देर तक उसे स्कूल के किस्से याद आ रहे और उनमें से कुछ तो आज भी उसकी रंगत को सुर्ख कर रहे थे। ऐसा ही एक किस्सा सोचकर वो मुस्कुरा रही थी कि राधा मेहंदी का कटोरा लेकर आ गई और वो बालों में मेहंदी लगवाकर अपनी पुरानी यादों में खोई हुई सी उठकर बाहर गार्डन में जाकर बैठ गई। मौसम बहुत अच्छा था और हल्की फुहार पड़ रही थी। ये फुहारें उसी शादी के बाद के दिनों में ले गई जब वो और अभय दोनों साथ में भीगते थे। फिर एक गुलाब उसके गालों और होठों को सहलाते हुए उसकी गहन केश राशि में पिरो दिया करते थे और उस समय के उनके आंखों के मौन नियंत्रण को याद कर उसकी पलकें झुक गई। फिर उसने उन लंबों की खुमारी के साथ गुलाब की कोरियों की तरफ देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो सारी कुंवारियां लगभग सूख गई थी और सारे पौधे ठूंठ से खड़े थे। अपने फूलों की ऐसी हालत देखकर अवंतिका गुस्से से भर गई। फिर तो उसने आव देखा न ताव अपने दर्द की परवाह किए बिना अपना पल्लू कमर में कोसकर पौधों की खुदाई और काट छांट में जुट गई। बीच बीच में दर्द की तेज लहरें उठती थी, पर अभय और नीलू के वो दृश्य याद आते ही क्रोध व नफरत दर्द पर हावी हो जाते थे। गार्डन की सफाई करते और नहा धोकर सब निपटाने तक शाम हो गई। घड़ी की ओर देखते हुए बालों से तौलिया निकालकर उन्हें झटकते हुए दर्पण के सामने खड़ी हुई तो खुद में आए परिवर्तन से हैरान थी। बाल तेल और मेहंदी लगाने से नरम और जीवन युक्त लग रहे थे।
चेहरा गार्डन में की गई मेहनत से खिल गया था और गालों पर हल्की सी लालिमा झलक रही थी। वो मुस्कुरा दी और चाय लेकर झूले पर बैठ गई। उसका शरीर और मन आज दोनों ही शांत व हल्के थे, पर बीच बीच में अभय और नीलू याद आते तो मन कसेला हो जाता था। वो अपने वर्तमान और अतीत के बीच सामंजस्य बैठा ही रही थी कि राधा खाना लेकर आ गई। खाने में सिर्फ खिचड़ी ही थी, पर आज कई दिन बाद उसे खाने में स्वाद आ रहा था। अगले दिन उसकी नींद जल्दी ही खुल गई। उसने खिड़कियों से भरे पर्दे हटाए और चाय का कप लिए गुनगुनाते हुए मोबाइल खोला तो पहला संदेश मीरा का ही था कि सभी रिपोर्ट्स ठीक है, बस कुछ सप्लीमेंट की जरूरत है जिनके नाम वो भेज रही है। मीरा को धन्यवाद का संदेश भेजकर उसने दवाइयां मंगवाई और फिर चेहरे पर उपटन लगाकर नहाने चली गई। नहाने के बाद जब सूती आसमानी साड़ी में खुद को सजाकर दर्पण में देखा तो उसके मुंह से अनायास निकल गया, वो मेरी बराबर करेगी। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल डाली और अपना पूरा समय अपने और अपने घर के रख रखाव में विभाजित कर दिया। उसी की तरह घर को भी केवल उसी की जरूरत थी और दोनों को जब वो मिलने लगा तो दोनों की रंगत बदल गई। आज अभय 15 दिन बाद लौटने वाले थे। अवंतिका का दिल सुबह से ही तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है। वो सुबह जल्दी ही उठ गई थी। उसने बाल धोकर सुखाए और फिर उन्हें ढीले से जुड़े में समेट लिया। माथे पर छोटी सी लाल बिंदिया और कानों में छोटे छोटे झुमके और आंखों में काजल की रेखा खींचकर पलकों को झपकाया। फिर एक बार खुद को दर्पण में निहारा। नॉट बैड, ठीक ही लग रही वो अवंती, वो मुस्कुराते हुए स्वयं से कह रही थी। मेकअप तो हो गया, जरा कपड़े भी चुन लो। मन ही मन ये बोलते हुए उसने एक धानी रंग की साड़ी निकाली और उसे अपने कंधे पर रखकर देखने लगी कि उसे आईने में अपने साथ नीलू का अक्स उभरता दिखाई देने लगा। उसका उस गुलाबी सलवार कमीज में गुलाब सा सुर्ख हुआ चेहरा उसे अंदर तक छलनी कर गया। उसे याद आया कि उसने कितने प्यार से वो एक जैसे 2 गुलाबी सलवार कमीज खरीदते थे। उसने कुछ सोचकर वो साड़ी वापस रख दी और अपने लिए भी वैसा ही गुलाबी सलवार कमीज निकाल लिया। फिर एक बार पूरी तरह तैयार होकर गुलाबी दुपट्टे को कंधे पर लपेटा तो उसका गुलाबी रंग उसके चेहरे के साथ एक रूप सा लगने लगा। वो स्वयं को देखकर हैरान थी। केवल एक पखवाड़े की नियमित देखभाल ने उसका रंग रूप बदल दिया था। तभी घंटी बजी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने 1-2 गहरी सांसें भी ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं अभय को उसकी धड़कन सुनाई न पड़ जाए। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसकी हालत बिल्कुल नव यौवन जैसी हो रही थी और एहसास प्रथम मिलन जैसा था। उधर सीढ़ियों पर चढ़ते अभय के कदमों की आहट अब उसे सुनाई पड़ने लगी थी और वो बहुत बुझी हुई और बोझिल प्रतीत हो रही थी। पर वो जानती थी कि आज अगर उसका परीक्षा परिणाम अनुकूल रहा तो स्थिति बदल जाएगी। अभय जब कमरे में आए तो उसकी तरफ अवंतिका की पीठ थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभय ने थकी हुई आवाज में पूछा। अब पहले से ही ठीक हूँ और वैसे तुम्हारे बिना जैसी होनी चाहिए वैसी है, उसने अभय के गले में बाहें डालते हुए कहा। अभय का मुंह खुला रह गया और हाथ में ब्रीफकेस छूट गया। पहले खुद को और फिर अवंतिका के गालों पर बिखर आई लटों को संभलते हुए बोले, लग रहा कि आज तो मैं हमेशा के लिए इन आंखों में डूब जाऊंगा। अवंतिका समझ गई कि वो परीक्षा में पास हो गई है और वो भी अव्वल दर्ज में। उसने अभय के कंधों पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। कुछ देर इस एहसास को अंदर तक महसूस करती रही, फिर धीरे से बोली, उस दिन तो ये डूबने का प्रोग्राम कहीं और ही बन रहा था। किस दिन और कब? अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उस दिन जब नीलू के सामने घुटनों पर थे, अवंतिका ने अपने आवाज और शब्दों दोनों ही को कम न करते हुए कहा। इससे पहले कि अभय कुछ उत्तर देते, नीलू ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए बाहर से ही कहा, उस दिन घुटनों पर अभय नहीं ललित थे। ललित थे? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था।
अभय ने उस दिन जो शर्ट। अवंतिका का वाक्य अधूरा रह गया। अब ललित भी नीलू के पीछे आकर खड़े हो गए। उस दिन आपने सिर्फ शर्ट देखी थी और ये वही शर्ट है ना? मुझे पसंद थी, इसलिए अभय ने अपने जैसी मुझे गिफ्ट की थी। ललित वही शर्ट पहने मुस्कुरा रहे थे। ये सारा ड्रामा मेरा है और ये अभय को तुमसे चुराने का नहीं, बल्कि अपनी पुरानी अवंतिका को वापिस पाने का था। उस दिन जिसे तुमने घुटनों पर मेरे साथ देखा वो ललित थे। और हाँ, तुम सिर्फ स्टेज पर अभिनय कर सकती हो, पर मैं यथार्थ जीवन में भी इस कला में चैंपियन हूँ। नीलू ने आंख मारते हुए कहा। अब तक अवंतिका को सारा खेल समझ में आ गया था और उसने शर्माते हुए अभय के सीने में मुंह छिपा लिया और अभय ने भी उसे बाहों में समेटते हुए कहा, नीलू, ललित, दरवाजा बंद करते हुए जाना।